इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में, जहाँ पे सीआरपीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 8 है, जहाँ पे हमने इसके पहले पार्ट 7 तक हमने कवर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप सीपीसी के लेक्चर, प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर, एविडेंस के लेक्चर आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं। और साथ ही कई एक्ट्स हैं जहाँ पे मैंने उसके एमसीक्यू पार्ट कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें पार्ट 8 में, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ कर सके। ठीक है ना, तो किस धारा के अंदर एक मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है? धारा 176, धारा 177, धारा 179 या धारा 182। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, अर्थात धारा 176 के अंतर्गत मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ कर सकता है कौन? मजिस्ट्रेट। उसको ऐसी पावर है धारा 176 के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ए एक मान हानिकारक लेख बी के विरुद्ध जयपुर में लिखता है। ठीक है ना, ए क्या करता है? एक लेख लिखता है किसके अगेंस्ट में? बी के विरुद्ध। और कहाँ पे? जयपुर में। और लेख दिल्ली में प्रकाशित करता है, लिखता जयपुर में है, ठीक है ना, और प्रकाशित कहाँ करता है? दिल्ली में करता है। और किस स्थान पर आयोजित किया जा सकेगा? जयपुर, दिल्ली, जयपुर और दिल्ली, जयपुर या दिल्ली। ठीक है ना, यहाँ पे और लगा है और यहाँ पे या लगा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी नंबर, दैट मीन्स जयपुर या दिल्ली। तो यहाँ पर सी नंबर नहीं हो, सही नहीं होगा, क्योंकि जो केस लाया जाए किसी एक स्थान पर लाया जा सकता है, दो स्थान पर लाया नहीं जा सकता केस। यहाँ पे या तो जयपुर में लाएगा या फिर दिल्ली में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक मजिस्ट्रेट धारा 190 के अनुसार किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है स्वयं अपनी जानकारी पर, पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद प्राप्त होने पर या उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, दैट मीन्स कि उपरोक्त सभी, या तो स्वयं की जानकारी पर भी वह अपराध का संज्ञान ले सकता है, या पुलिस रिपोर्ट पर भी ले सकता है, या परिवाद प्राप्त होने पर भी ले सकता है। ये बताया गया धारा 190। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अधिनियम की धारा 190 के अधीन किसके द्वारा अपराधों का संज्ञान लिया जा सकेगा? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विशेषतः सशक्त किया गया हो, किसी भी न्यायालय द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा। यहाँ पे इसका सही आंसर डी होगा, अर्थात या तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाएगा उसका उन अपराधों का संज्ञान, ठीक है, या फिर कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए? जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा सशक्त किया गया हो, ठीक है ना, प्राधिकृत किया गया तभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर डी होगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, जब कोई किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त हो, ठीक है ना, जो उसके द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान किया गया हो, ठीक है ना, जब उसकी ड्यूटी है करना, ठीक है ना, और उसके अधीन कोई उससे अपराध हो जाता है, तो कोई भी न्यायालय निम्न में से किसकी पूर्व स्वीकृति के बिना उस अपराध का संज्ञान नहीं करेगा? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या राज्य का राज्यपाल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर, दैट मीन्स कि राज्य सरकार। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात की जा रही है। उसके बाद अधिनियम की धारा 198 के अंतर्गत कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 497 और 498 दंडनीय अपराध का संज्ञान किस व्यक्ति के परिवाद पर करेगा? स्त्री का पिता, स्त्री का पति, स्त्री की माता, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, दैट मीन्स स्त्री का पिता। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, अधिनियम की धारा 199(2) के अधीन संचित मामले में अपनाई गई विचारण प्रक्रिया होती है कैसी? समन विचारण, या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संचित वारंट विचारण के अनुसार, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संचित वारंट विचारण, सेशन विचारण। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा है और यहाँ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, दैट मीन्स पुलिस रिपोर्ट से
अन्यथा संस्थित वारंट जो विचारण में प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाई जाएगी धारा 199(2) के अंतर्गत। ठीक है ना, जो मानहानि से संबंधित है, जो प्रेसिडेंट वगैरह के लिए है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेटों से परिवाद अधिनियम की किस अध्याय में है? ठीक है, जो मजिस्ट्रेटों से परिवाद के बारे में बताया गया है वो सीआरपीसी के किस अध्याय में बताया गया है? चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 17 या 18? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, दैट मीन्स चैप्टर 15 में बताया गया है मजिस्ट्रेटों से परिवाद के बारे में। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है हमारा, इस अधिनियम की धारा 206 के अंतर्गत छोटे अपराधों के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि कितनी है? 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या 1500 रुपये? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, 1000 रुपये। अर्थात जो धारा 206 में बताया गया है अपराध, ठीक है ना, जो छोटे अपराध बताएंगे उसके लिए जो जुर्माने की अधिकतम राशि है वो कितनी होनी चाहिए? 1000 रुपये तक, इससे अधिक नहीं हो सकती। उसके बाद 10th क्वेश्चन है हमारा, इस अधिनियम की किस धारा में, ठीक है ना, इस अधिनियम दैट मीन्स कि सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट या तथा अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? धारा 207 के अंतर्गत, धारा 208 के अंतर्गत, धारा 209 या धारा 206 के अंतर्गत? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर, धारा 207 के अधीन जो पुलिस रिपोर्ट है या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि है उसको वह प्रदान किया जाता है किसको? अभियुक्त को। और किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। या और उसके बाद 11th क्वेश्चन है, अभियोजन व अभियुक्त को कब साक्ष्यों को पुनः बुलाने की स्वीकृति दी जाएगी? न्यायालय को अभियुक्त को अभियोग स्पष्ट करना है या अभियुक्त की परीक्षा करना चाहता है, जब न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाए, या उपरोक्त सभी दशाओं में? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, अर्थात उपरोक्त सभी दशाओं में साक्ष्यों को पुनः बुलाया जा सकता है। अब यहाँ पे परिवर्तित का मतलब क्या है? परिवर्तित का मतलब चेंज करना, परिवर्धित का मतलब उसमें कुछ जोड़ना। उसके बाद 12th क्वेश्चन है हमारा, किस विचारण में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है? सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में, वारंट मामले के विचारण में, समन मामले के विचारण में, या उपरोक्त सभी मामले में? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, दैट मीन्स समन मामले के विचारण में दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है। उसके बाद 13th क्वेश्चन है, अधिनियम की किन धाराओं में वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया दी गई है? ठीक है ना, जो वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया बताई गई, प्रोसीजर बताया गया है, वो किस धारा से लेकर किस धारा तक में बताया गया है? धारा 238 से लेकर 250, धारा 251 से लेकर 259 तक, या धारा 260 से 265, या धारा 225 से लेकर 237 तक? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, दैट मीन्स कि धारा 238 से लेकर 250 तक यहाँ पर बताया गया है कि वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के बारे में। उसके बाद इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया अधिनियम की निम्न धाराओं में दी गई है। ठीक है ना, ऊपर हमने वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया देखी, अब यहाँ पे क्या है कि समन मामलों के विचारण की जो प्रक्रिया बताई गई है किस धारा में बताई गई है? धारा 225 से 237, 251 से 259, या 260 से 265, या 238 से 250? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी नंबर, दैट मीन्स जो सेक्शन 251 से लेकर 259 तक है वहाँ पर समन मामलों के विचारण के बारे में बताया गया है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो काफ़ी विज्ञान एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।